स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। मेरा नाम है चंदन कुमार शर्मा और आज हम लोग हिंदी व्याकरण का जो सीरीज़ चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसका आज भाग 5 है, पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने 4 भाग इसमें अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। हम लोग वर्ण विचार पर डिस्कस कर रहे थे, उसमें स्वर और व्यंजनों के प्रकारों पर। तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, व्यंजन के प्रकार। और इसका एक पार्ट और आएगा, उसके बाद मैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन है कैसे पूछे जाते हैं उसको भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जो साइड में रहता है उसको प्रेस ज़रूर कर लें। उसी के बाद ही आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है। जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पास जो है वो कंटिन्यू वीडियो हर दिन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा अलग से काम भी था, तो बहुत सारी चीज़ें थी, इस कारण से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब से मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि पर डे एक वीडियो कम से कम आपके लिए ला सकूँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम लिंक है, इस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको जो है वो फ्री पीडीएफ मिल जाएगा सभी वीडियोस का, और सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन और बहुत सारे क्विज़ और करंट अफेयर सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। और ये जो है आप टेलीग्राम लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो है पहले व्यंजनों के प्रकारों में सबसे पहले अध्ययन की सरलता हेतु हम लोगों ने उसके प्रकार देखे थे और उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अध्ययन की सरलता हेतु जो स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन पर हम लोगों ने इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले देखेंगे हम लोग उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, जो आप यहाँ पर दिख रहा होगा, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के प्रकार या भेद इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण, ठीक। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से का अर्थ क्या है? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु की मात्रा निकलती है वो कम निकलती है या ज़्यादा निकलती है, ठीक है। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा। अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब ज़्यादा। प्राण वायु मतलब जो वायु हम लोग सांस लेते हैं वो वायु से है, उसी को हम लोग प्राणवायु बोलते हैं, ठीक है। तो किस वर्ण के उच्चारण में ज़्यादा हवा निकलती है और किस में कम जो वायु की मात्रा है हमारे मुख से बाहर आती है, उसी पर है ये 2 भेद इसके किए गए हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग अल्प प्राण देखेंगे। तो ये शब्द से स्पष्ट है, अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब होता है थोड़ा, कम, है ना, आप लोग को पता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा इसका जो है अर्थ हो जाएगा, जिस वर्ण के उच्चारण में जो है हवा की मात्रा कम निकले, अल्प मात्रा में निकले, थोड़ी मात्रा में निकले, तो वहाँ पर जो है वो क्या होगा, वो वर्ण क्या होगा? अल्प प्राण व्यंजन कहलाएगा। जिसमें इसकी परिभाषा देख लें, उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। कई सारे वर्ण हैं दोस्तों जिसके उच्चारण में हकार ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे महाप्राण वाले व्यंजन में हम लोग देखेंगे। और अभी फिलहाल अल्प प्राण डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं पहले ही बताया श्वास जो है वो कम मात्रा में निकले, अल्प मात्रा में निकले, वहाँ पर क्या रहेगा? अल्प प्राण व्यंजन रहेगा और हकार ध्वनि नहीं होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो भी वर्ण का उच्चारण करेंगे स्पष्ट होगा और सडनली ख़त्म हो जाएगा, उसमें हकार ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो ये तो परिभाषा है आपके जानने की दृष्टि से, मतलब सरलता के रूप में मैंने आपको बता दिया है। जिन वर्णों के उच्चारण में जो मुख से श्वास कम मात्रा में निकले, वहाँ पर जो वर्ण होगा वो
अल्प प्राण व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से होंगे, तो ये होगा प्रत्येक वर्ग का, हम लोगों ने वर्ग देखे थे, क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, तो ये वर्गों में आप लोगों को वर्ग में इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण व्यंजन है। और वैसे ही अंतस्थ व्यंजन देखिए, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व, ये भी अल्प प्राण है। इसके अलावा सभी स्वर, जितने स्वर, कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, वो 11 के 11 स्वर जो हैं वो भी अल्प प्राण हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण में रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्प प्राण हम लोग व्यंजन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। अगर स्वर पूछता है तो 11 स्वर भी जो है वो अल्प प्राण में ही आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चार्ट में आप लोग को स्पष्ट से बता दिया हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन कौन सा है, क है, ग है और अंगा है। ठीक है, क, ग, अंगा। यहाँ पर हकार जैसी ध्वनि कुछ भी नहीं आ रही है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, हकार ध्वनि नहीं आ रही है। और दूसरा, उच्चारण करते वक्त इसमें जो है वो वायु बहुत कम लग रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, हवा जो कम मात्रा में निकल रही है, जैसे क खत्म हो गया, ग, अंगा, हकार ध्वनि नहीं आ रही है। और एकदम स्पष्ट आप लोग को उच्चारण करके ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है वायु जो है कम मात्रा में मुख से बाहर निकल रही है। ठीक, वैसे ही च, ज, य, ट, ठ, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। ठीक, ये तो हो गए पूरे पांचों क, च वर्ग के, पांचों वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवा वर्ण। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था सभी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, सभी अंतस्थ व्यंजन भी क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। उसके बाद सभी स्वर जो 11 स्वर हैं वो भी कौन कौन से, अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़े उ, री, ए, ओ और औ, ये सारे के सारे क्या होंगे, अल्प प्राण व्यंजन होंगे। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए, इसका पीडीएफ मैं अभी क्लास ख़त्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में, तो टेलीग्राम लिंक में आप जाकर इसको देख सकते हैं और इसकी कॉपी निकलवा के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे महाप्राण। ठीक, तो मैंने अभी स्पष्ट किया, तो जैसे हम लोगों ने अल्प प्राण पढ़ा था कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है कम मात्रा में निकलती है, तो जाहिर सी बात है महा मतलब ज़्यादा, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकले और हकार जैसी ध्वनि हो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण में नहीं थी हकार जैसी ध्वनि, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, प्रत्येक वर्ग का हम लोगों ने पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण देख लिया था अल्प प्राण में, तो यहाँ भी याद रखने का अच्छा तरीका है, बचा कौन सा, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे अंतस्थ व्यंजन सारे ले लिए थे हम लोगों ने, तो यहाँ क्या बचा, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, जैसे क वर्ग का है ख, घ, तो इसमें हकार जैसी ख, घ उत्पन्न हो रही है, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ और भ। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। और ऊष्म व्यंजन सारे श, श, स और ह, तो ये भी क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, ये सारे अलग अलग बटे हुए हैं दोस्तों, तो इसको भी हम लोग बहुत डिटेल से आगे देखेंगे, तो पूरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें, पूरा वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, आप लोग को बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया अल्प प्राण, महाप्राण। वायु, मुख से जो वायु का प्रक्षेप होता है, जो निकलती है, उसके आधार पर जो है इसका दो वर्गीकरण हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद देखेंगे घोष, नाद या कंपन के आधार पर। ठीक है, घोष क्या होता है, आवाज़, नाद, आवाज़, कंपन जो होती है,
नाद जो होती है वो उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि किन वर्णों के उच्चारण में जो स्वर तंत्रियों से आवाज़ झंकृत होती है और किन तंत्रियों के किन स्वरों के उच्चारण में या व्यंजन के उच्चारण में जो है स्वर तंत्रियाँ वो झंकृत नहीं होती हैं। तो उसी के आधार पर उसे क्या कहा जाता है, घोष कहा जाता है, नाद या कंपन हम लोग बोल सकते हैं। तो उसके आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया है व्यंजनों को, ठीक है। व्यंजनों को वर्गीकरण को दो भागों में हम लोग ले सकते हैं। पहला अघोष व्यंजन और दूसरा होगा सघोष व्यंजन, ठीक है। पहला अघोष व्यंजन और दूसरा है सघोष व्यंजन। तो हम लोगों को पता है अ का जहाँ भी प्रयोग होता है वो नहीं के लिए होता है, ठीक है। नहीं तो घोष मतलब आवाज़ या कंपन या नाद, ठीक है, नाद या कंपन। तो जहाँ वर्णों के उच्चारण में नाद कंपन नहीं होता है वो जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। और सघोष मतलब स का अर्थ होता है साथ में या सहित। जहाँ पर वर्णों के उच्चारण में कंपन, स्वर तंत्रियाँ कंपित होती है या झंकृत होती है, झंकार के साथ जो है वो निकलती है, तो वहाँ पर जो है वो सघोष वर्ण या सघोष व्यंजन होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, अघोष मतलब नहीं, और कंपन ना हो या झंकृत ना हो, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो है क्या, अघोष व्यंजन में आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऊष्म व्यंजन है उसमें से श, तीनों स लेंगे, स श और स, ठीक है। ह को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों श, ठीक। इसके अलावा सघोष व्यंजन में हम लोग देखें तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियाँ कंपित हो या झंकृत हो तो उससे जो है सघोष व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से परिभाषा स्पष्ट हो गई है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत हो, कंपित हो, वहाँ पर सघोष व्यंजन होगा, ठीक। जैसे इसमें उदाहरण में पहला और दूसरा वर्ण आ गया है प्रत्येक वर्ग का, तो इसमें क्या बच गया, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और इसके अलावा ह जो ऊष्म व्यंजन का एक वर्ण बच गया था, ह भी इसमें सघोष व्यंजन का ही उदाहरण है, सघोष व्यंजन में ही आता है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर देखें तो सभी स्वर जो है वो भी सघोष वर्ण है, ठीक है। जितने भी स्वर हैं वो भी क्या हैं, सघोष वर्ण है। अगर आपसे पूछा गया तो आप लोग ध्यान में रखिएगा स्वर भी किस में आएंगे, सघोष वर्ण में आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और डिटेल से। तो ये जो है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन में आता है। कौन कौन सा, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प और फ, ठीक। इसके अलावा ये जो तीन ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ये तीनों भी जो है वो अघोष व्यंजन में आते हैं, ठीक है, किस अघोष व्यंजन में आते हैं, ठीक। इसके अलावा देखें तो सघोष व्यंजन में कौन कौन सा आएगा, जैसे ग, घ, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंगा, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ठीक। इसके अलावा ये चार जो हैं पूरे चारों के चारों जो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल और व, और इसके अलावा जो एक ऊष्म व्यंजन बच गया था ह, ये भी सघोष व्यंजन में ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये सघोष व्यंजन हो गया और ये अघोष व्यंजन हो गया। ये चार्ट आप लोग अच्छे से एक दो बार अगर देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग देखें तो सभी स्वर, अभी मैंने बताया था सभी के सभी जो स्वर हैं वो भी किस में आएंगे, सघोष में आएंगे, सघोष व्यंजन में आएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उच्चारण के आधार पर, ठीक है। उच्चारण के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग इसमें
पढ़ेंगे। ठीक, तो उच्चारण के आधार पर ये 8 भाग में इसको वर्गीकृत किया जाता है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने स्पर्शी व्यंजन देखा था, तो वो अध्ययन की सरलता की दृष्टि से बनाया गया था। ठीक है, वो अलग भाग है, आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो अध्ययन की दृष्टि से हम लोगों ने देखा था, और ये हम लोग देख रहे हैं उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर अब हम लोग देखेंगे तो ये कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? 8। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन, इसमें विस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। ठीक, स्पर्श व्यंजन, यहाँ पर स्पर्श व्यंजन से उच्चारण के आधार पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ इसका अगर परिभाषा कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिन वर्णों का अगर उच्चारण करते समय जीभ जो है मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श अवश्य करता है, उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन में रखते हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ जो है मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करता है, वे सारे जो व्यंजन हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ट, त, प, यहाँ पर च वर्ग नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा। क, ट, त, प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। ठीक है, इसके प्रथम 4 वर्ण जो है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। हाँ, तो यहाँ पर मैं बता दिया, स्पर्श व्यंजन में क, ट, त और प वर्ग, यहाँ हम लोग च वर्ग को नहीं लिए हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क, ट, त, प के प्रथम 4 वर्ण, 5वां जो वर्ग है उसको छोड़ा गया है, 5वां जो कॉलम है उसको छोड़ा गया है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रथम 4 वर्ण को ही लिया गया है, 5वां वर्ण नहीं लिया गया है, और च को पूरा का पूरा छोड़ा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क, ट, त, प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन में आएंगे। स्पर्श व्यंजन मतलब जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जो जीभ है वो मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य ही स्पर्श करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर, संघर्षी व्यंजन। ठीक, संघर्षी व्यंजन क्या होगा? जहाँ पर जो है मुख में जीभ जो है मुख के किसी भाग से स्पर्श नहीं करता, स्पर्श करने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, या मुख से जो है वायु जो है संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, वो जो है व्यंजन क्या कहलाएगा? संघर्षी व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, स्पर्श नहीं करती है, स्पर्श करने के लिए संघर्ष करती है, और मुख से वायु भी है वो थोड़ा संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है। इसको ध्यान में रखिएगा, वो व्यंजन क्या कहलाएंगे? संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, उसमें स्पर्श नहीं करती, ध्यान में रखिएगा। जैसे श, श, स और ह, ये चारों के चारों जो है वो किसमें आ जाएंगे? ये आ जाएंगे संघर्षी व्यंजन में। ठीक है, सारे के सारे जो ऊष्म व्यंजन है वो किस में आएंगे? संघर्षी व्यंजन में। इसके अलावा जो अरबी फारसी के वर्ण हैं क, ख, घ, ज और फ, ये इसमें काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर इसको पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पांचों भी जो है वो संघर्षी व्यंजन में ही आएंगे। लेकिन आपको संघर्षी व्यंजन की संख्या पूछे तो आपको बताना है 4। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे तो बताना है 16। ठीक है, ये जो है अगर स्पेशली इसको इंडिकेट करके पूछता है तभी आप इसके बारे में व्यक्त करेंगे कि ये पांचों भी संघर्षी व्यंजन में आता है। ठीक है, और बाकी अगर सिंपली पूछे तो ये 4 ही जो है वो मेनली व्यंजन में आएंगे, संघर्षी व्यंजन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक, स्पर्श संघर्षी हम लोगों ने पहले देखा स्पर्श करता है, दूसरा देखा संघर्ष करता है। यहाँ पर अब सीधा शब्दों से स्पष्ट है, स्पर्श भी करेगा और संघर्ष भी करेगा। ठीक है, स्पर्श भी करता है और संघर्ष, वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ जो है स्पर्श भी करेगी और मुख से वायु बाहर निकलने के लिए संघर्ष भी करता है। तो वहाँ पर जो है वो स्पर्शी संघर्ष व्यंजन होता है। जैसे च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? च, छ, ज और झ। ठीक है,
च, छ, ज और झ। यहाँ भी पांचवा वर्ण छूटा हुआ है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ भी पांचवा वर्ण छूटा हुआ है। तो आप लोग उच्चारण करके देख सकते हैं, च स्पर्श हो रहा है लेकिन थोड़ा संघर्ष के साथ हो रहा है, छ, छ, ज, झ। ठीक है, हल्का सा इसमें संघर्ष महसूस होगा इन शब्दों का जो वर्णों का उच्चारण करते समय। ठीक है, जीभ जो स्पर्श भी करेगा और संघर्ष भी करेगा उच्चारण करते समय, मुख से वायु निकलते समय। ठीक है, तो ये जो होगी, ये क्या होगी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाती है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4th नंबर का नासिक्य व्यंजन। ठीक, नासिक्य व्यंजन, तो नासिक्य मतलब नाक से रिलेटेड है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय नाक से हो या नाक के ज़्यादा प्रयत्न से हो, तो वहाँ पर क्या होगा, नासिक्य व्यंजन होगा। नाक से जो बोला जाता है, अब नाक से बोला मतलब नाक से ही नहीं बोला जा सकता, नाक का जो है ज़्यादा प्रयत्न से किसी वर्ण का उच्चारण हो तो वो वर्ण क्या कहलाता है, नासिक्य व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सभी वर्ग के 5वें वर्ण को छोड़ा था। ठीक, तो ये पांचों के पांचों सभी वर्ग के का 5वां वर्ण जो है वो नासिक्य व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, और वही जो पंचमाक्षर है उसी को ही कहते हैं ना 5वां वर्ण को। ठीक, तो वे पांचों के पांचों जो है क्या कहलाएंगे, नासिक्य व्यंजन कहलाएंगे, जिनका उच्चारण करते समय नाक का ज़्यादा प्रयोग हो, नाक की सहायता से ज़्यादा बोला जाए, तो वो व्यंजन क्या कहलाएंगे, नासिक्य व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे क वर्ग का क्या है, क वर्ग का 5वां वर्ण क्या हो जाएगा, क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग का 5वां वर्ण क्या हो जाएगा, च, छ, ज, झ, य। त वर्ग का क्या हो जाएगा, त, थ, द, ध, न। ट वर्ग का क्या हो जाएगा, ट, ठ, ड, ढ, ण। और प वर्ग का क्या हो जाएगा, प, फ, ब, भ, म। ठीक, इसमें नाक से जो है वो ध्वनि निकलती है, इसलिए जो है ये नासिक्य व्यंजन कहे जाते हैं, ये पांचों के पांचों। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे संघर्षहीन व्यंजन। तो आप लोगों को पता ही है, शब्द से स्पष्ट हो गया, संघर्षहीन मतलब संघर्ष नहीं, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय संघर्ष जो है, मुख में जीभ किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करती और हवा जो है बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर हो जाती है, उसे ही हम लोग संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जो स्वरों के समान उच्चारित होते हैं उन्हें ही हम लोग संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं, और स्वरों के समान उच्चारित होने के कारण इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 2, केवल या और व। ठीक है, कौन कौन सा है, या और व, इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकंपित, 6वां है प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण भी इसको कहते हैं। तो प्रकंपित मतलब कंपित होना, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जब जीभ जो है कंपित हो, झंकृत हो, तो वहाँ पर जो है जो वर्ण है वो क्या होगी, प्रकंपित वर्ण होगी या लुंठित वर्ण होगी, और ये एक ही है, केवल और केवल र। ठीक है, र देखिएगा, इस पर टच डायरेक्ट नहीं होता, जब र का उच्चारण करेंगे तो जीभ जो है प्रकंपित होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आप र का उच्चारण करके देख सकते हैं, प्रकंपित होती है, इसीलिए ये प्रकंपित वर्ण कहलाती है, या इसी को क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्श्विक वर्ण। तो पार्श्विक मतलब पार्श्व मतलब क्या हो जाता है, आजू बाजू, अगल बगल। ठीक है, पार्श्व मतलब क्या हो गया, अगल बगल। तो जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ तो किसी भाग को टच करती है, लेकिन हवा जीभ के दोनों ओर आजू बाजू से जो है वो बाहर निकल जाती है, आजू बाजू से बाहर निकलती है, वो वर्ण क्या कहलाता है, पार्श्विक वर्ण कहलाता है या पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और इसकी संख्या भी क्या है, एक ही है, वो कौन सी है, ल। ल आप उच्चारण करके देखो, ल जो है वो ऊपर मूर्धा के पास जो है वो टच करती है, और दोनों हवा जो है वो आजू बाजू से बाहर निकल जाती है। तो ये क्या हो जाएगा,
पार्श्विक वर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे उच्छिप्त वर्ण। ठीक, उच्छिप्त वर्ण के बारे में पहले ही बता चुका था, ताड़न जात चिन्ह के समय बताया था। उच्छिप्त चिन्ह किसे कहते हैं? तो उच्छिप्त चिन्ह किसी भी जो क्या बोलते हैं, दो ही जो व्यंजन है उसके साथ इसका प्रयोग होता है, एक ड के साथ और एक ढ के साथ। तो नीचे जो चिन्ह होता है इसी को क्या कहा जाता है? ताड़न जात चिन्ह कहा जाता है। और इन्हीं दोनों वर्णों को ही क्या कहते हैं? उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। तो इनकी संख्या केवल 2 है, ड़ और ढ। ठीक, तो उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ड़ और ढ। इन्हीं को ताड़न जात वर्ण भी कहा जाता है। ठीक, तो आप लोगों को ये जो 8 प्रकार थे उच्चारण की दृष्टि से हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग, मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा और समझ में आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, इससे हम लोगों को भी जो है हौसला मिलता है कि आप लोगों के लिए हम लोग अच्छे से अच्छा जो है वीडियोस बना सकें, आपको और अच्छे से हम लोग समझा सकें। ठीक है, तो अब हम लोग देख चुके हैं किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर देखे हैं हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण, मतलब बोलने के आधार पर कैसे बोला जाता है, कहाँ कहाँ से स्पर्श करके, संघर्ष करके हवा कितनी ज़्यादा निकलती है उसके आधार पर। तो उसके आधार पर उच्चारण के आधार पर देख लिया है। अब देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, मतलब किसी वर्ण को बोलते समय हम लोग किस मुख के किस भाग का जो है वो प्रयोग करते हैं, तो उस स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग अपने शरीर को एज्यूम कीजिए, और जब आप लोग शरीर को एज्यूम करोगे तो सबसे पहले हार्ट आता है, मन आता है। मन में जो है आपके विचार आएंगे। ठीक है, मेरे उसको याद रखिएगा, मन में जो है आपके विचार आएंगे। ठीक, मन के बाद अगर हम लोग ऊपर बाहर निकले मुख से, तो सबसे पहले आएगा कंठ मतलब गला। ठीक है, और उसके बाद आएगा तालु जो मुख का ऊपर वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। उसके बाद आएगा मूर्धा कहाँ बोलते हैं? जो दांत है, दांत से लगा हुआ जो मसूड़ा है ऊपर वाला भाग, दांत से ऊपर वाला भाग जो मसूड़ा लगा हुआ है उसको क्या कहा जाता है? मूर्धा कहा जाता है। ठीक है, मूर्धा के बाद आ जाएगा क्या? दंत, और दंत के बाद आ जाएगा क्या? ओष्ठ। सबसे आखिरी में आएगा होंठ। ठीक है, जो हमारे उच्चारण स्थान को इंगित करेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले आएगा मन में विचार आएंगे, उसके बाद कंठ से, उसके बाद तालु से जो मुख के ऊपर वाला भाग है, उसके बाद मूर्धा जो दांत से लगा हुआ मसूड़ा वाला भाग है, और उसके बाद दांत, और उसके बाद ओष्ठ मतलब होंठ। ठीक, तो ये सीक्वेंस आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो सीक्वेंस आपको अगर समझ में आ गया होगा, आप अपने मुंह के अंदर जो है थोड़ा सा एज्यूम करके देखिएगा, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी कि आप कंठ कहाँ पर आएगा, गला कहाँ पर आएगा, और उसके ऊपर जो है तालु मुख के ऊपर, और उसके बाद जो है मूर्धा, और उसके बाद जो है दंत वाला भाग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्रम को याद रखिएगा, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ वाले भाग को। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान का क्रम आपको याद हो जाएगा, तो सबसे पहले उसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक, कौन कौन सा? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक, इसके बाद देखेंगे जो हमारा स्वर है, ये हमारे स्वर हैं। ठीक, और ये पूरे वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, और उसके बाद नीचे देखें तो ये आपका पूरा हो जाएगा अम और अह तक का पूरा हमारा वर्ण। ठीक है, तो पहले आएगा कंठ। ठीक, हम लोग अंदर से बाहर की ओर निकल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? कंठ आ जाएगा। तो हम लोग कंठ में कौन कौन सा आएगा? तो आप लोग स्वरों में याद रखिएगा, स्वरों में सबसे पहले क्या क्या आता है? अ और आ। ठीक है, तो इसमें स्वरों में आ जाएगा अ और आ। ठीक, कंठ में स्वरों में सबसे पहले क्या क्या आ जाएगा? अ और आ। और ठीक है, उसी प्रकार क वर्ग में लिखेंगे, वर्गों में लेंगे तो क वर्ग, इसका भी पहला वर्ग आ जाएगा। ठीक, कहाँ पर? कंठ में। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो रहा है।
ठीक, इसका वर्गीकरण कर रहे हैं कंठ के आधार पर, क्या क्या आएगा आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ लोगे। अगर इस चार्ट को आप लोग देखोगे 2-4 बार तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और ये चार्ट का PDF जो है आपको टेलीग्राम में उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक आ जाएगा हमारा विसर्ग, विसर्ग भी आ जाएगा किसमें, कंठ में, ठीक है। तो क्या क्या आ गया, अ और आ, ख वर्ग और विसर्ग, विसर्ग वाला जो है वो कंठ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, उसके बाद आता है तालु, ठीक। तो तालु में हम लोग देखेंगे तो तालु में क्या आ जाएगा, आ के बाद क्या आता है, ई और ई, ठीक। और उसके बाद क वर्ग के बाद क्या आता है, च वर्ग, ठीक। तो ये ई और ई आ गया और च वर्ग आ गया, ठीक। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन, और ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। तो अंतस्थ सेकंड में जब देखेंगे तालु में तो सबसे पहले इसका भी एक आ जाएगा या, और इसका भी पहला वर्ण आ जाएगा श, ठीक। अंतस्थ का पहला और ऊष्म का पहला, तो ये य हो गया और ये क्या हो गया, स, ठीक। तो ये सारा जो है तालव्य, इसका नाम जो है वो तालव्य है, और इसका नाम जो है वो कंठ है। कंठ व्यंजन कौन कौन से और तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। सेकंड में हम लोग ये सेकंड जोड़ी को लेंगे, और सेकंड में सेकंड वर्ग को लेंगे, और ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन के फर्स्ट दोनों पहले पहले वर्ण को लेंगे, ठीक है। तो इसका जो है वो तालु से उच्चारण होता है, तो इसका नाम क्या कहा जाता है, तालव्य, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर क्या रहता है, मूर्धा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले जो स्वर पढ़े थे उसमें ऊ जो है वो ओष्ठ से उच्चारण पढ़े थे, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, जैसे ओष्ठ का होंठों से इसका उच्चारण होता है, तो होंठों से होता है तो इसमें तो आएगा नहीं, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, बच जाता है क्या, री, ठीक। तो री जो है इसमें आ जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर री जो है वो इसमें आ जाएगा किसमें, मूर्धा वाले भाग में, और वर्ग वाले भाग में तीसरा वर्ग क्या आ गया अपना, ट वर्ग, ठीक है। क च ट त प वर्ग है ये, तो ये तीसरा वाला भाग क्या आ गया, ट वर्ग आ गया, ठीक। और उसके बाद इसमें हम लोग देखे हैं अंतस्थ और विस्व व्यंजन में, तो सेकेंड र और ऊष्म का सेकेंड स, तो ये र और स भी जो है वो मूर्धा वाले भाग में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऊ और ऊ नहीं आएगा, ओष्ठ वाले भाग के कारण री आएगा, ठीक। व्यंजन में से वर्ग में से तीसरा वर्ग ट वर्ग आएगा, और अंतस्थ और उस व्यंजन में से सेकंड वर्ण र और श दोनों शामिल होगा, तो ये हो जाएगा मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, तो इसको क्या नाम दिया गया है, मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा, तो चौथा क्या आता है, दंत, ठीक। चौथा क्या आता है, दंत। तो दंत से हम लोग देखें तो व्यंजन में एक भी शामिल नहीं है, ठीक है। व्यंजन में एक भी री करके आता है, लेकिन वो संस्कृत का हो जाता है स्वर, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया है। और वर्ग में देखें तो चौथा वर्ण है, तो चौथा वर्ग क्या हो जाएगा, त वर्ग, और इसमें से तीसरा अंतस्थ व्यंजन में से तीसरा और ऊष्म व्यंजन में से तीसरा वर्ण ल और श, ठीक। तो ये ल और स क्या हो जाएंगे, दंत से इसका उच्चारण होता है, आप लोग उच्चारण कर ले देख लीजिए, त थ द ध न, ठीक। तो ल और स ये सारा जो है दांत से उच्चारण होता है, तो दंत, इसका नाम क्या दिया गया है, दंत्य व्यंजन, ठीक है, दंत व्यंजन कहेंगे इसको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें तो पांचवा जो है ओष्ठ है ना, पांचवा जो मुख से बाहर निकले, पहले आया कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ। तो ओष्ठ से हम लोग किसका उच्चारण करेंगे, अब ये क्या बच गया है, ऊ और ऊ अभी बताया, ओष्ठ से हम लोग इसका उच्चारण करते हैं होठों से, तो इसमें स्वरों में हम लोग लेंगे ऊ और ऊ, और पांचवा जो वर्ग बच गया है कौन सा वर्ग, प वर्ग आ जाएगा किसमें, ओष्ठ में, ठीक है। तो ये दोनों जो है स्वर में ऊ और वर्ग में प वर्ग जो है पांचवा ओष्ठ में, और इसका नाम क्या दिया गया है, ओष्ठ्य, ठीक है। ओष्ठ्य व्यंजन जो है इसमें दोनों ये व्यंजन भी और स्वर भी ओष्ठ जो है, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखेंगे उच्चारण स्थान जो देख रहे हैं ओष्ठ से होता है इसका उच्चारण। इसके बाद है नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए, ठीक। ए, तो इसका कैसे निकालें,
जब इन सभी क्या बोलते हैं वर्णों का हम लोगों ने स्वर और व्यंजन का जो है वो देख लिए हैं, तो इसमें बचा हुआ है ए ओ औ। ठीक, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो याद रखिए ये ए का जो अगर विच्छेद करेंगे तो ए जो बनता कैसे है, तो ध्यान रखिएगा बनेगा कैसे, अ और ई के उच्चारण से। ठीक है, अ और ई के उच्चारण से क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, वैसे ही ए बनता है, ए और बड़ी ई के उच्चारण से। तो अ का प्रयोग अ किस में होता है? कंठ में। ठीक है, अ का जो उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। और ई का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु। तो इसको हम लोग दोनों को जोड़कर इसका उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से। तो ये दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा? कंठ और तालु से इसका उच्चारण होता है, इसलिए कंठ तालव्य कहलाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ए का अगर विच्छेद करेंगे तो ये किससे बना है? अ और ई से। ठीक, तो अ का उच्चारण होता है कंठ से और ई का उच्चारण होता है तालु से। तो दोनों को जोड़कर क्या हो जाएगा? ये कंठ तालव्य हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया हूँ कंठ से और तालु से, ई कंठ से, अ कंठ से और ई तालु से। तो ये क्या हो गया? कंठ तालव्य। ठीक है, तो ए और ए का जो उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ तालव्य से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही ओ, तो ओ को अगर विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ किससे बनता है? अ और उ। ठीक, तो अ का जो है वो उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। और ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ओष्ठ से। ठीक, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? कंठ प्लस ओष्ठ। तो कंठोष्ठ से जो है इसका उच्चारण होता है, इसका नाम दिया गया है क्या? कंठोष्ठ्य। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ओ और औ का उच्चारण आप लोगों को निकालना है। आप लोग अगर इसको ध्यान में रखे हो, जो पहले वाले वर्ण जो हम लोग पढ़े उसको ध्यान में रखे हो, तो ये बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, वैसे ही नेक्स्ट है व। अब बच गया है व, तो व का जो उच्चारण आप व उच्चारण करके लिए देख सकते हो। व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है दंतोष्ठ। व का उच्चारण कहाँ से होता है? दांत और होंठ से, इसीलिए नाम क्या दिया गया इसका? दंतोष्ठ्य। ठीक, और वैसे ही ह आता है, मैं ह के लिए पहले भी बता चुका हूँ। ह का जो उच्चारण है वो स्वर तंत्र, जो स्वर यंत्र या स्वर तंत्र बोला जा सकता है इसको। तो काकल्य वाले भाग से इसका उच्चारण होता है, इसके लिए इसको जो है काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ठीक, इसको स्वरतंत्रीय वर्ण भी कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, स्वरों के समान जो है स्वर तंत्र से जो इसका उच्चारण होता है, काकल्य से उच्चारण होता है। जो गले का भाग जो वो निकला रहता है छोटा सा, वहाँ से इसका उच्चारण होता है ह, वहाँ का प्रयोग होता है, इसलिए इसको काकल्य वर्ण कहते हैं। और स्वरों के समान यंत्र से होता है ह, बिना किसी रोक टोक के बाहर निकल जाता है हवा ह, तो इस कारण से इसको स्वर तंत्रीय वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काकल्य वर्ण और स्वर तंत्रीय वर्ण भी कहा जाता है किसको? ह को। ठीक है, तो इसको काकल्य आप लोग याद रखिएगा, उच्चारण स्थान अगर पूछा जाता है तो काकल्य सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विसर्ग बच गया था, अब क्या बच गया है? अनुनासिक बच गया है। ठीक, ये सॉरी अनुस्वार बच गया है। तो अनुस्वार जो है वो, अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? नासिका से, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? नासिक्य वर्ण कहते हैं। नासिका से आप जानते हो आम का उच्चारण जो है वो नाक से होता है, इसीलिए इसका जो उच्चारण स्थान है उसको नासिक्य कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार का। तो दोस्तों हम लोगों ने ये जो पूरा वर्ण है, स्वर और व्यंजन, इसका पूरा जो है उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोगों ने अच्छे से इसको बहुत डिटेल से इसको अध्ययन किया है। और इसका जो पीडीएफ है वो भी जो है आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। तो अगर आपको इसको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं अपलोड किए गए हैं हिंदी के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे, इसके लिए आप लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद जो हम लोग इसका जो पार्ट बचा हुआ है
वो थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद उसमें क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ भी करेंगे स्वरों और व्यंजन से। तो आप लोग इसको बनाए रखिए और देखते रहिए।